ऊपर आ जाते हैं अपना जीएसटी का, जो कि ई इनवॉइसिंग है। कौन सा? ई इनवॉइसिंग। ये क्या होता है बेसिकली बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तभी आपके पास कुछ नोट्स वगैरह होने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर दूंगा मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद साथ में अपन मॉड्यूल से एक बार रीड कर लेंगे। मॉड्यूल मतलब अपना जो क्लास का नोट्स है, मॉड्यूल का ही एक फॉर्म है, बस अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। नाम क्या है सर? ई इनवॉइस। ई इनवॉइस को अमेंडमेंट है सबसे पहली बात, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं सीएस और सीएमए का। ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है? नाम देख के ही पता चलता है कि ये क्या है। एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जैसे ई वे बिल है तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, या फिर आपका ई कॉमर्स होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, वैसे ही ई इनवॉइस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। ठीक है सर। गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई? गवर्नमेंट क्या चाहती है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सपना है कि हमें डिजिटल इंडिया लेके आना है। क्या डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया ये बहुत बड़े सपने हैं इनके, स्वच्छ भारत वगैरह भी है, पर ये एक डिजिटल इंडिया बहुत बड़ा सपना है। तो उसके तहत ये लोग क्या चाहते हैं कि हर चीज डिजिटली हो, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम हो सके उतना अच्छा है। ठीक है। डिजिटली जो ये इंटरफेस लाने से क्या फायदा होगा कि जो आपका मैन्युअल इंटरवेंशन से आप धोखाधड़ी, चीटिंग या फ्रॉड या ह्यूमन एरर्स वगैरह होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। देखो समझो आप एक टैली यूज करते हो और आप टैली में क्या करते हो? अपने इनवॉइस बनाते हो। आप ये मंथ में समझो 1000 इनवॉइस बनाते हो, इसका डिटेल आप आउटवर्ड सप्लाई में, ये मैं सेल्स के डेटा बता रहा हूँ, आउटवर्ड सप्लाई में रिटर्न कब भरोगे? अगले क्या भरोगे? अगले महीने रिटर्न भरोगे। ठीक है। तो समझो आज मैंने 10 इनवॉइस की एंट्री मारी, 3 दिन बाद मैं क्या बोलता हूँ? ये इनवॉइस क्या कर दो? कैंसिल कर दो, अमेंड कर दो, कुछ भी कर दो भाई। टैली में तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है। टैली में तो भाई कौन सी बड़ी बात है कोई चीज को ऑल्टर करना? आज मैं क्या एंट्री मार रहा हूँ, कल मैं क्या एंट्री मारूंगा, ये बहुत ही इजी काम है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई तुम जो भी चेंज वगैरह करना चाहते हो वो एक प्रॉपर वे से हो, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे पर्पज है, आगे देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ई इनवॉइस का मेन क्या पर्पज है? एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना, दूसरा सब एक सॉफ्टवेयर का स्कीमा अलग अलग होता है। हर एक जो सॉफ्टवेयर आप टैली SAP वगैरह यूज करते हो, ओरेकल यूज करते हो, सबके सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे इनके मशीन लैंग्वेजेस होती है जो जीएसटी पोर्टल भी नहीं समझ पाता। तो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट लाना चाहती है। अगर आपको पता है, मैंने जब भी आपको इनवॉइस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि हर एक सप्लायर जो है वो अपने फॉर्मेट पे इनवॉइस बना सकता है। कोई इनवॉइस ऊपर लिखता है, कोई नीचे लिखता है, कोई कहाँ लिखता है, कोई रेड कलर का देता है, कोई पीले कलर का देता है। इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज इंडिया का इनवॉइस रहे, तो उसके लिए बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी एक ये ई इनवॉइस लेके आए। तो सर क्या ये जो ई इनवॉइस है वो आपको गवर्नमेंट की साइट पे जाके एक एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा? सर इतना काम कौन करेगा? रिटर्न तो इनका बराबर चलता नहीं है, साइट पे पोर्टल हमेशा देखो सुस्त पड़ा रहता है। ये क्या हर एक इनवॉइस के लिए आपको बनाना पड़ेगा पोर्टल पे जाके? देखो भाई, इसका जो कॉमन पोर्टल है, जो नॉर्मल कॉमन पोर्टल है, जो रिटर्न वगैरह फाइल यूज करते हैं, वो कॉमन पोर्टल अलग है और इनवॉइस का कॉमन पोर्टल अलग है। इसको कॉमन पोर्टल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉमन इसको स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स वगैरह सब यूज करती है, तो ये कॉमन पोर्टल है। और इसके ऊपर जो इनवॉइसिंग के लिए जो आपका पोर्टल है वो एकदम अलग है, और आपको हर एक इनवॉइस जाके पोर्टल पे नहीं बनाना। हर एक इनवॉइस आपको जाके गवर्नमेंट के पोर्टल पे नहीं बनाना, आपको पोर्टल अपने टैली में या फिर आप जो भी अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें ही बनाना है। इसको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, या फिर इसको क्या करना है? अपलोड करना है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। इसको बनाना नहीं है जाके गवर्नमेंट के पोर्टल पे। गवर्नमेंट के पोर्टल कितना भाई लोड लेगा? अगर ऐसा सिस्टम बना भी देगा, कितने सारे इंडिया में सप्लायर हैं, हर एक बैठ के अपने महीने के 1-1 लाख इनवॉइस किसके होंगे, तो क्या बैठे बैठे यही काम करता रहेगा? क्या नहीं पॉसिबल है? टैली में या जो भी उसका सॉफ्टवेयर जैसे ही एंट्री मारते हैं ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट हो जाता है, करेक्ट है। तो कौन क्यों बैठ के वहां पे करेगा? तो यही लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका टैली या जो भी SAP वगैरह सॉफ्टवेयर, इसको कनेक्ट कर देंगे और वहां से ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा या रिपोर्ट हो जाएगा, करेक्ट है। तो जो आपका पोर्टल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, जिससे क्या होगा, आप रिपोर्ट करोगे अपने ई इनवॉइस वेबसाइट के ऊपर, जिससे वो क्या क्रिएट करेगा, आप जब ये IRP में जब ये अपना डेटा अपलोड करोगे तो वो आपको
इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा, जो कि बेसिकली 64 डिजिट का यूनिक कोड रहेगा। ये कोड कोई पढ़ नहीं सकता, ये मशीन हैश कोड रहेगा, बेसिकली कोई इसको पढ़ वढ़ नहीं सकता ये कोड। और इसके साथ एक क्यूआर कोड डाल देंगे। क्यूआर कोड आपको पता है, उसको स्कैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब डिटेल पता चल जाएगी। सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, जीएसटी नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, सप्लाई वैल्यू टैक्स क्या है, सब कुछ उसमें पता चल जाएगा। और क्यूआर कोड क्यों डाल रहा है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ह्यूमन पढ़े ना पढ़े चलेगा, पर मशीन जरूर पढ़नी चाहिए ये चीज को। बेसिकली उसके लिए क्या क्यूआर कोड भी उस पर लगा देंगे। इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब भी आप अपलोड करोगे तो उसके ऊपर इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ जाएगा, और वो आपको इश्यू होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवॉइस 64 डिजिट में आपका जो IRN आ जाएगा। तो सर ये ई इनवॉइसिंग सबके लिए कंपलसरी है क्या? मैं भी ई इनवॉइसिंग बनाऊंगा, आप भी बनाओगे, जो छोटा मोटा राशन की दुकान चला रहा है वो भी बनाएगा, जो बड़ी कंपनी रिलायंस जैसे वो भी बनाएगी? नहीं बेटा, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब भी 1 जनवरी 2020 आया था तभी ये सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन का जो ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए ही एप्लीकेबल था। और ये सिर्फ वॉलेंटरी था, मतलब आपकी मर्जी पे था, आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना है तो मत करो। जब ऐसा बोलेंगे तो इंडिया में कोई नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। पर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से ये क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। पर सबके लिए मैंडेटरी नहीं किया। अगर आपका टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो जाता है, अगर आपका टर्नओवर है एक्सीड हो जाता है कितना, 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपीस, तो और कब से, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, इसमें से कोई भी साल में आपका 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है तो आपके लिए मैंडेटरी है क्या करना, ई इनवॉइस इशू करना। तो सर क्या मैंडेटरी जो है वो सबके लिए है क्या? सर सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, पार्टनरशिप के लिए? हाँ बेटा, जिस रजिस्टर्ड पर्सन का 500 करोड़ टर्नओवर हो रहा है वहां पे लाइन लिखा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्ट में, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका टर्नओवर इतना क्रॉस हो जाता है। और टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, आपकी तरफ से जितना भी बाहर सेल्स हो रहा है, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हो या कोई भी तरीके का, पर उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, आपको पता है, कोई भी तरीके का GST इंक्लूड नहीं होता। और ऐसी सप्लाई जिसके अंदर RCM में आप टैक्स भरते हो वो इंक्लूड नहीं होता। इज इट ओके? यस सर। तो ये सर यह लाने से फायदे क्या होंगे? देखो फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आपने एक बार यहाँ पे डिटेल डाल दी तो GSTR1 में डेटा अपने आप चला जाएगा, अपने आप ई वे बिल वाले सॉफ्टवेयर में जो भी पोर्टल है उसमें डेटा चला जाएगा, मतलब अपने आप यहाँ से ही हर चीज क्या हो जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। करेक्ट। तो सबसे पहला फायदा है कि ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा इन ई वे बिल वगैरह। दूसरा, फेक इनवॉइसिंग को क्या हो जाएगा, फेक इनवॉइसिंग आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फेक इनवॉइसेस क्या होता है, मैंने ई वे बिल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने एक इनवॉइस इश्यू किया है 10 लाख रुपए का, GST है 1.20 लाख फॉर एग्जांपल। इनवॉइस तो इश्यू कर दिया पर एक्चुअल सप्लाई हुआ ही नहीं, एक्चुअल सप्लाई हुआ ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भेजा, मिस्टर वाई का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 5 लाख रुपया, ये 1.20 लाख का यहाँ पे क्या ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा। कोई चीज परचेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी क्रेडिट ले लिया कितना, 1.20 लाख का। और ये 10 लाख रुपया इनकम टैक्स में PNL के डेबिट में डालेगा एज अ परचेस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इनकम टैक्स में फायदा लेगा, यहाँ पे GST में फायदा लेगा, ये तो लेगा, ये लेगा ही। आगे मिस्टर जेड है, उसको भी ये सामान बेचेगा 10 लाख का, 2 लाख वैल्यू एडिशन करके 12 लाख, इसके ऊपर GST, तो मिस्टर जेड भी उसका फायदा लेगा। मिस्टर एक्स को ये लोग अपना कुछ शेयर पहुंचा देंगे, तो ये लोग सब मिलके, और इतना लंबा ट्रेल हो जाएगा, ABCDEFGH, मतलब इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि गवर्नमेंट पता भी नहीं लगा सकती कि कैसे ये फेक इनवॉइसिंग बेसिकली हो रहा है। करेक्ट है? यस। तो फेक इनवॉइसिंग एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज हर एक का इनवॉइस रेफरेंस नंबर अलग रहेगा जो आप पता भी नहीं लगा सकते, सबके ऊपर QR कोड लगा रहेगा। तो जब रिसिपिएंट के पास हो जाएगा इनवॉइस, वो QR कोड स्कैन करेगा, उसको पता चल जाएगा कौन से सप्लायर से आया है, पूरा डिटेल जो भी है सब पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड डिस्प्यूट। गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है पहले आपका जो खर्चा 100 रुपया लग रहा था इनवॉइस के ऊपर, अभी आपका सिर्फ 4 रुपया लगेगा। मुझे नहीं पता कितना लगेगा, क्या लगेगा, पर गवर्नमेंट का ये बोलना है कि आपका जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये सब कंप्लायंस के रिलेटेड, वो हम आपका कम कर देंगे और डिस्प्यूट्स कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब सीधा सीधा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, सीधा सीधा QR कोड लगा हुआ है, सीधा सीधा IRN सबका अलग अलग है, तो भाई सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो पैसे देने लेने का डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा। सब कुछ डेटा ट्रेल मेंटेन रहेगा B2B का सीधा सीधा।
लास्ट पॉइंट, कंप्लीट ट्रेल ऑफ बी टू बी का हर एक पूरा ट्रेल बना रहेगा और इनवॉइस बी2बी इनवॉइस का कंप्लीटली ट्रेल बना रहेगा और ईज ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये काम, क्योंकि इन डिपार्टमेंट को पता रहेगा इतने ही इनवॉइस है, इनका आईटीसी सिंपल इतना होना चाहिए, इतना टैक्स का अमाउंट होना चाहिए, तो उनके लिए ज्यादा कुछ मगजमारी की बात नहीं रहेगी। ये सब मैं मॉड्यूल से आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम लोग मॉड्यूल पूरा पढ़ेंगे। और ये जो नोट्स है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपको पता रहेगा इनवॉइस के केस में, अगर गुड्स का इनवॉइस है तो आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी में क्या करना पड़ता है, इनवॉइस बनाना पड़ता है। ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहता है, रिसिपिएंट के पास जाता है। डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर से बीच में रास्ते में कोई डिपार्टमेंट वाला पूछ ले तो बता सके क्या गुड्स है क्या नहीं है। और लास्ट कॉपी किसके पास रहता है, ट्रिप्लिकेट सप्लायर के पास रहता है। और सर्विसेज के केस में फर्स्ट कॉपी जाता है ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट सप्लायर के पास रहता है। ई इनवॉइसिंग का बात है कि भाई ई इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली आपको मेल के थ्रू या कोई भी तरीके से मिल जाएगा, तो उसके केस में डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपी बनाने की कोई जरूरत है। एक ई इनवॉइस सबके ऊपर भारी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, बाय अपलोडिंग फॉर्म इन, आपको कैसे बनाना है, आपको अपलोड करना है फॉर्म कहाँ पे, जीएसटी INV01 जो कि एक फॉर्म नंबर है, बाय नोटिफाइड पर्सन, मतलब जिनका 500 करोड़ क्रॉस हो गया है, ठीक है, उनको ये अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी एक्स्ट्रा किसके ऊपर है, ई इनवॉइसिंग के, अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, आईटीसी चैप्टर में आते हैं ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट अपनी ही ब्रांचेस के अंदर अंदर, उनके केस में ई इनवॉइसिंग जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो 9(3) में रिवर्स चार्ज में टैक्स भर रहे हो, आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा, कंपलसरी ही आपको ई इनवॉइसिंग क्या करना एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अगर 500 करोड़ टर्नओवर प्रोवाइडेड क्रॉस होता है और बी2बी ट्रांजेक्शन है। 9(4) के केस में जरूरी नहीं है और इंपोर्ट के केस में जरूरी नहीं है। अगर आप गुड्स का या सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या जरूरी नहीं है, ई इनवॉइसिंग करना। फिर बात करें एग्जेम्पशन की, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया हुआ है ई इनवॉइसिंग के ऊपर, तो उसका मेमोनिक्स है CSGTI। क्या CSGTI, GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। CSGTI, C का मतलब ऐसे लोग जो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का एडमिशन टू एग्जीबिशन वाला काम करते हैं, जिनको ई टिकट बनाना पड़ता है, करेक्ट है, वो लोगों के लिए ये ई इनवॉइसिंग अभी नहीं है। ऐसे SEZ के यूनिट, उनको अभी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, पर SEZ के डेवलपर्स जो है उनको बनाना पड़ेगा अगर 500 करोड़ क्रॉस होता है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वालों को अभी जरूरत नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वालों को जरूरत नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। और लास्ट में कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी है, कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग या कोई NBFC वगैरह है जो मंथ के एंड पे इनवॉइस देते हैं या फिर उनको कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रहते हैं, उनको भी अभी क्या करने की जरूरत नहीं है, इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? तो अभी मैं नोट्स के ऊपर आके मैंने बेसिक चीजें बता दी। अभी एकदम जो बेयर टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने मॉड्यूल में, उससे अपन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है, सब आराम से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर GST इनवॉइसेस ऑन देयर अकाउंटिंग बिलिंग ERP एज पर ई इनवॉइस स्कीमा, नो नीड टू क्रिएट अ गवर्नमेंट पोर्टल। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो टैक्स पेयर है उसको कोई जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके ही इनवॉइस बनाए। वो अपने जो पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, बिलिंग सॉफ्टवेयर पे, ERP सॉफ्टवेयर पे जो जैसे बना रहा था वैसे ही आपको बनाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, रिपोर्ट करना है, अपलोड करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो ये सर ई इनवॉइसिंग स्कीमा क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने दिया है ई इनवॉइसिंग स्कीमा का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस यूजेस वेरियस सॉफ्टवेयर फॉर जनरेटिंग इनवॉइस। इनवॉइस जनरेट करने के लिए बिजनेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करता है। दीज आर नॉट रीडेबल ऑन वेरियस सिस्टम। ये जो इनवॉइसेस होते हैं बहुत सारे सिस्टम पे रीडेबल नहीं होते, वो सिर्फ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो क्रिएट किया है आपने अपनी अकाउंटिंग के लिए, सिर्फ उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर ही दिखता है। मतलब मशीन लर्निंग सिर्फ वही सॉफ्टवेयर का होता है। फॉर दिस ई इनवॉइसिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, जिससे क्या हो सके, आपका यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल सके, मतलब हर जगह पे वो आपका पता चल सके। QR कोड है, स्कैन करो डायरेक्टली पता चल जाएगा। एंड फॉर कंप्लीट जितने भी ऑल द बिजनेस अक्रॉस द कंट्री है, सबके ऊपर वो आपको क्या दिख सके, इज नोन एज इनवॉइस स्कीमा, उसको इनवॉइस स्कीमा बोला जाएगा। और ये नोटिफाइड है फॉर्म GEST INV01, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, दीज इनवॉइसेस विल देन बी रिपोर्टेड टू IRP। इनवॉइस जो आपने इनवॉइस खुद घर पे बना दिया उसको क्या करोगे आप, IRP पे क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। IRP का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। IRP मतलब एक ऐसा वेबसाइट फॉर अपलोडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस, मतलब जो पोर्टल है इनका उसको IRP बोला जाएगा। ऑन सच रिपोर्टिंग
IRP will generate a unique IRN, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो जनरेट करेगा, डिजिटली साइन इट और रिटर्न कर देगा किसको, सप्लायर को। अभी सप्लायर क्या करेगा, ये आगे किसको दे देगा, ये IRN रिसिपिएंट को दे देगा, ठीक है। IRN का मतलब क्या होता है कि यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, हैश नंबर होता है, मतलब कोई पढ़ नहीं सकता, जनरेटेड एंड रिटर्न बाय IRP इसको जनरेट करेगा और रिटर्न करेगा किसको, सप्लायर को, ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर से क्या होता है, अलग होता है। कमेंसमेंट की बात करें तो ई इनवॉइसिंग का कमेंसमेंट कब हुआ था, ई इनवॉइसिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ B2B इनवॉइस टू GST सिस्टम बिगिनिंग फ्रॉम 1 Jan 2020, पर वो टाइम पे वॉलेंटरी था। 1 अगस्त से मैंडेटरी, 1 अक्टूबर से मैंडेटरी कर दिया गया। ऐसे लोग जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 17-18 से कोई भी साल, जब 500 करोड़ क्रॉस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रेजेंटली इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है वो आपका कवर है ई इनवॉइस के अंदर। एडवांटेजेस जो मैंने बताया सेम टू सेम है, एक बार के लिए पॉज करके रीड कर लो। फिर नेक्स्ट करते हैं ई इनवॉइसिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या लिखा है कि आपको ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट कुछ करने की जरूरत है, एक इनवॉइस सबके ऊपर भारी। और 48(4) क्या बोलता है कि ई इनवॉइस जो है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, GST INV01 में जाके कॉमन पोर्टल पे आपको क्या करना है, डिटेल रिपोर्ट करनी है और आपको IRN मिल जाएगा। किन किन लोगों को मैंडेटरी है इनवॉइस, ई इनवॉइस इशू करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिनका 500 करोड़ टर्नओवर क्रॉस है, B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, उनके लिए जरूरी है, एक्सपोर्ट के लिए भी और नॉर्मल सप्लाई के लिए भी। सेकेंड, ISD के लिए जरूरी नहीं है, जो मैंने आपको बताया। थर्ड, अगर आप 9(3) में कोई सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो जिसके ऊपर आप टैक्स भर रहे हो, ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। 9(4) के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पशन किसको किसको मिलेगा, तो मैंने आपको क्या बोला, CSGTI को एग्जाम्पशन मिलेगा। C का मतलब क्या होता है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का जो एग्जीबिशन या एडमिशन करते हैं। S का मतलब क्या होता है, SEZ यूनिट बट नॉट डेवलपर्स। G का मतलब क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। T का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और I का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फिर हाउ ई इनवॉइसिंग जनरेटर प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपका खुद का इनवॉइस, आप जो भी आपके सिस्टम टैली या जो भी आपका मैनुअल सिस्टम है उस पर अपना इनवॉइस बना दो। फिर उसको क्या करो, द इनवॉइस मस्ट कंफर्म टू द ई इनवॉइस स्कीमा। ई इनवॉइस स्कीमा क्या है, जो हर जगह पे रीडेबल हो सके वैसा आपको इनवॉइस बनाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो आपने ई इनवॉइस बनाया था इसको अपलोड कर दो या रिपोर्ट कर दो, कहाँ पे, IRP पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर। स्टेप 3 में क्या करना है, जब आप अपलोड कर दोगे पोर्टल के ऊपर, फिर पोर्टल अपना काम करेगा और क्या करेगा, IRP रिटर्न जो है वो ई इनवॉइस विथ यूनिक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो जनरेट करेगा और उसके बाद ये डिजिटली साइन करके आपको क्या दे देगा, QR कोड करके रिटर्न कर देगा। जो भी IRP जो है वो रिटर्न कर देगा ई इनवॉइस, उसके ऊपर यूनिक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाल देगा और एक डिजिटली साइन QR कोड डाल देगा। फिर आपको क्या कर देगा, ये वापस रिटर्न कर देगा। देन सप्लायर जो है वो शेयर कर सकता है ये इनवॉइस किसके साथ, रिसीवर के साथ, विथ दैट QR कोड। QR कोड का मतलब क्या होता है आपको पता है, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लो। एक डिजिटली साइन QR कोड है विद यूनिक IRN रहेगा उसमें, which can be verified on the central portal as well as by the offline app by the officer। मतलब सेंट्रल पोर्टल पे भी जो आपका पोर्टल रहेगा उसके ऊपर भी ये वेरीफाई हो सकता है QR कोड, और जो ऑफिसर्स के पास ऑफलाइन ऐप रहेगा उस पर भी ये, मतलब अगर समझो आप गाड़ी लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्टर और वहाँ पे ऑफिसर कोई रोकता है तो आप इनवॉइस दिखाते हो, उसके ऊपर QR कोड रहेगा, वो स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये भाई ये वाला का सामान है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर टैक्स ऑफिसर चेकिंग द इनवॉइस ऑफलाइन। ये हेल्पफुल रहेगा टैक्स ऑफिसर्स के लिए कि वो आपका इनवॉइस चेक कर सके ऑफलाइन ऑन द रोड साइड वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। ऐसी जगह पे वो लोग ड्यूटी करते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं हो, तो वहाँ पे आप ऑफलाइन भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी ये क्या है, ये देखो दोनों इतने इंपॉर्टेंट फालतू टॉपिक है, फालतू टॉपिक नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि जो आप ई इनवॉइसिंग है उसका डेटा ई वे बिल में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा, और जो आपका ई इनवॉइसिंग है उसका डेटा आपका GST रिटर्न में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। तो सबसे पहले ई इनवॉइसिंग का डेटा ई वे बिल में कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा, तो IRP इनवॉइस रेफरेंस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करेगा, सेंड करेगा ई इनवॉइस डेटा, किसको सेंड करेगा, आपका ई वे बिल सिस्टम को करेगा। उसका अलग एक पोर्टल है ई वे बिल का, आपको जैसे पता है। दूसरा पॉइंट, ई इनवॉइस स्कीमा जो है वो इंक्लूड करेगा पैरामीटर्स जैसे कि ट्रांसपोर्टर ID,
जो ई इन्वॉइसिंग स्कीमा मतलब जो स्कीमा के तहत आपने बनाया था अपना इन्वॉइस, उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे क्या, ट्रांसपोर्टर आईडी रहेगा, व्हीकल नंबर रहेगा, दैट आर जो जरूरी होता है ई वे बिल के लिए, तो वो यहाँ से सीधा भेजेगा ई वे बिल के पोर्टल पे और वहां से वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा ई वे बिल। दिस कैन बी एंटर्ड इफ अवेलेबल विद द सेलर, अगर सेलर के पास अवेलेबल है तो वो एंटर कर सकता है टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस, सो दैट ई वे बिल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द डेटा विदाउट एनी फर्दर रिक्वायरमेंट। ठीक है सर, रीडिंग वाला पॉइंट है, एक बार रीड कर लो, साथ साथ में हो जाएगा, मतलब समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं खतरनाक। फिर नेक्स्ट आता है हाउ ई इनवॉइसिंग डेटा कंज्यूम फॉर पॉपुलेटिंग द जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में कैसे डेटा पॉपुलेट होगा ई इनवॉइसिंग का, तो जीएसटी सिस्टम जो है वो ऑटो पॉपुलेट करेगा दैम इनटू जीएसटीआर1 ऑफ अ सप्लायर जीएसटीआर2 में जो आपका रिसीवर का डेटा रहता है। रिटर्न चैप्टर मैंने डाल दिया है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। विथ सोर्स मार्क एज ई इनवॉइस IRN and IRN date will also be shown in GSTR1 and 2 है। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट के पास डेटा पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सीधा सीधा ऑटो पॉपुलेट कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, सीधा सीधा इम्प्लीकेशन है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोर्टल पे जा जाके इन्वॉइस बनाने हैं, आपको इन्वॉइस अपने घर पे ही बनाना है, वहां पे सिर्फ इंटीमेट करना है। और सेकंड पॉइंट, नेसेसरी चेंजेस ऑन अकाउंट्स ऑफ ई इन्वॉइसिंग रिक्वायरमेंट be made by ERP accounting and software providers in their respective software, उसमें कर सकते हो। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बहुत चीजें इतनी इजी नहीं है, धीरे धीरे कोई भी चीज नहीं आती है ना तो भाई इतना स्मूथली नहीं वर्क करते। वो टाइम पे बहुत सारे ऊपर नीचे होते हैं, पर धीरे धीरे वो चीज क्या हो जाती है, अपने में बहुत सही हो जाती है। तो अभी ये इनिशियल स्टेज में है, 500 करोड़ के ऊपर आप बताओ ना कितने लोग रहेंगे, तो उनके लिए ही एप्लीकेबल की हुई है। अभी एक्चुअली आप रियल लाइफ में देखोगे तो और एक और कंडीशन लेके आ गए हैं, पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना अभी एग्जाम के लिए। तो फिर ये क्या करें, धीरे धीरे फेज बाय फेज ये इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ कमियां लगेगी तो धीरे धीरे वो लोग और इम्प्रूव करते रहेंगे और ऐसे करके ये सिस्टम बहुत काफी सही हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। दिस सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी ये सिस्टम अवेलेबल है टू रिपोर्ट द इनवॉइसेस टू आईआरपी जनरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पे जो आप इनवॉइस जनरेट करते हो वो आप क्या कर सकते हो, ई इनवॉइस में आप डाल सकते हो। और बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसिंग टू आईआरपी इज अलाउड। आईआरपी सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बल्क भी क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो इनवॉइस। सिंपल है। तो यहाँ पे अपना ई इन्वॉइसिंग का इतना ही अपने मॉड्यूल में टॉपिक दिया हुआ है, तो अपने को ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। मतलब ये एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ज्यादा एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, एग्जाम तक मत ध्यान दो, फिर तब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा प्रॉपर एकदम अच्छे से, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जीएसटी डन हो जाता है, खत्म। रूल 42 43 का वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको अभी मिल